हे एवरीबॉडी, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लो बाय अंजलि। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हारमोनियस कंस्ट्रक्शन के बारे में। अगर आप इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जहां पर आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स की सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन के साथ। देखिए, हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का सिंपल सा मतलब यही है कि जब किसी स्टैट्यूटरी प्रोविज़न के अंदर कोई ऐसा वर्ड दे रखा है जिसके एक या एक से ज़्यादा मीनिंग निकल कर आ रहे हैं और कोर्ट को ये वहाँ पर ये डाउट है कि कौन सा मीनिंग वहाँ पर प्रिवेल करेगा, तो फिर उन दोनों स्टैट्यूटरी कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजंस के बीच में जब सामंजस्य बिठाया जाता है तब हमें इसे कहते हैं हारमोनियस कंस्ट्रक्शन। मतलब कि कौन सा मीनिंग जब वहाँ पे प्रिवेल करेगा, ये इंटरप्रेट करना, ये कंस्ट्रक्ट करना, तब हम कहेंगे कि वहाँ पर हारमोनी बिठाई गई है, वहाँ पर हारमोनी इस्टेब्लिश की गई है। देखिए, अगर इसके हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये जो टर्म है हारमोनियस कंस्ट्रक्शन, ये रेफ़र करता है उस कंस्ट्रक्शन को जिसके द्वारा हारमोनी बिठाई जाती है, सामंजस्य बिठाया जाता है या फिर एकता बिठाई जाती है। किनके बीच में? अमंगस्ट वेरियस प्रोविजंस ऑफ एन इनेक्टमेंट इज अराइव्ड एट। मतलब जब दो कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजंस होते हैं उनके बीच में जब सामंजस्य बिठाया जाता है उसे हम कहते हैं हारमोनियस कंस्ट्रक्शन। And when the words of the statutory provisions bear more than one meaning and there is a doubt as to which meaning should prevail, then such meaning should be adopted by which the words best harmonize with the subject and the subject of the enactment. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब किसी स्टैट्यूटरी प्रोविज़न के अंदर कोई ऐसा वर्ड दिया गया है जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग निकल रहे हैं और वहाँ पर ये डाउट है कि कौन सा मीनिंग वहाँ पर प्रिवेल करेगा, तो कोर्ट उस केस में क्या करेगी? कोर्ट जो है वहाँ पर उस मीनिंग को अडॉप्ट करेगी जिससे कि उन वर्ड्स के बीच में हार्मोनाइजेशन इस्टेब्लिश हो जाए। मतलब ये कि कोर्ट के द्वारा उन दोनों स्टैट्यूटरी प्रोविज़न का इस तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा ताकि दोनों का इफ़ेक्ट जो है वो बना रहे और दोनों के बीच में सामंजस्य बैठ जाए। कोर्ट के द्वारा दोनों स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के बीच में सामंजस्य इसलिए बिठाया जाता है क्योंकि दोनों ही स्टैट्यूटरी प्रोविजंस जो हैं वो लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए हैं और कोर्ट जो है वो एक स्टैट्यूटरी प्रोविजंस का मीनिंग निकालने के लिए दूसरे स्टैट्यूटरी प्रोविज़न का मीनिंग जो है डिफीट नहीं कर सकती। मतलब दूसरे स्टैट्यूट को डिफीट या ख़त्म नहीं कर सकती। चलिए, यहाँ तक तो हमने जाना हारमोनियस कंस्ट्रक्शन के इंट्रोडक्शन के बारे में। चलिए अब फटाफट से जान लेते हैं इसके मीनिंग के बारे में भी। देखिए, व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू और मोर स्टैट्यूट्स, इट मीन्स व्हेन टू और मोर प्रोविजंस ऑफ द सेम स्टैट्यूट्स आर इनकंसिस्टेंट विद ईच अदर, देन इट मस्ट बी इंटरप्रेटेड इन सच अ मैनर दैट इफेक्ट शुड बी गिवन टू बोथ। इसका मतलब ये है कि जब दो या दो से ज़्यादा स्टैट्यूट्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, वो इनकंसिस्ट है एक दूसरे के साथ, या फिर किसी सेम स्टैट्यूट्स के दो या दो से ज़्यादा प्रोविज़न हैं और वो इनकंसिस्ट है एक दूसरे के साथ, तो फिर कोर्ट जो है वहाँ पर इस तरीके से इंटरप्रेट करेगी ताकि दोनों का इफ़ेक्ट जो है बना रहे, दोनों स्टैट्यूटरी प्रोविज़न का इफ़ेक्ट बना रहे, दोनों के बीच में सामंजस्य बैठ जाए। इस तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा कोर्ट के द्वारा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का रूल जो है वो क्यों फॉलो किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये रूल जो है वो इसलिए फॉलो किया जाता है क्योंकि हर स्टैट्यूट का जो है अपना पर्पस होता है, अपने इंटेंशन के साथ वो वहाँ पर उस वर्ड का यूज़ करते हैं। तो फिर अगर हम किसी एक लॉ को, एक स्टैट्यूट को अगर डिफीट कर देते हैं किसी दूसरे स्टैट्यूट का मतलब निकालने के लिए, तो फिर वहाँ पर लेजिस्लेचर का क्या ही मतलब रह जाएगा। लेजिस्लेचर ने किसी पर्पस से ही वहाँ पर उस वर्ड का यूज़ किया होगा। इसलिए हमें हारमोनियस कंस्ट्रक्शन का रूल जो है फॉलो करना पड़ता है ताकि हम दोनों के बीच में सामंजस्य बिठा सके और दोनों का इफेक्ट जो है वो बना रहे। बिकॉज द लेजिस्लेचर कैन नॉट बी प्रिज्यूम दैट टू कॉन्ट्राडिक्ट इटसेल्फ। मतलब लेजिस्लेचर ने अगर किसी स्टैट्यूट के अंदर किसी वर्ड का यूज़ किया है तो फिर वहाँ पर वो अपने ही किसी वर्ड को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकती दो स्टैट्यूट के अंदर बाय इनेक्टिंग अपैरेनिटी टू कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजंस इन द सेम एक्ट। मतलब अगर किसी सेम एक्ट के अंदर कोई ऐसे वर्ड्स दे दिए हैं जिसके एक से ज़्यादा मीनिंग निकल कर आ रहे हैं, तो वहाँ पर उसने किसी इंटेंशन के साथ ही वो वर्ड का यूज़ किया होगा, वो अपने ही प्रोविजंस को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकती। और अगर किसी केस के अंदर कोर्ट को ऐसा लगता है कि उन दोनों स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के बीच में हार्मोनाइजेशन इस्टेब्लिश करना इम्पॉसिबल है, तो कोर्ट जो है उस प्रोविज़न के रिगार्डिंग जो भी डिसीजन देगी वही डिसीजन प्रिवेल करेगा।
अगर हम इस रूल के ऑब्जेक्ट की बात करें तो इस रूल का मेन ऑब्जेक्ट यही है कि दो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के बीच में हो रहे कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना और उन दोनों स्टैट्यूटरी प्रोविज़न को इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट करना ताकि उन दोनों के बीच में हार्मोनाइजेशन इस्टेब्लिश हो जाए और दोनों का इफेक्ट जो है वो बना रहे और एक स्टैट्यूटरी प्रोविज़न को डिफीट ना किया। अगर किसी दो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के बीच में कोई इनकंसिस्टेंसी पाई जाती है तो कोर्ट के द्वारा ये माना जाना चाहिए कि लेजिस्लेचर के द्वारा अनजाने में वो गलती हो गई है एंड इट इज़ रिक्वायर्ड टू क्योर बाय द वे ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, और वहाँ पर कोर्ट के द्वारा हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का रूल अप्लाई करते हुए उसे उस चीज़ को, उस इनकंसिस्टेंसी को सुधारना चाहिए, उनको सही किया जाना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं प्रिंसिपल्स की। देखिए, एक लैंडमार्क केस है CIT वर्सेस हिंदुस्तान बल्क करियर्स 2003 का। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन रूल के 5 प्रिंसिपल्स दिए थे, जिसके अंदर पहला प्रिंसिपल ये कहता है कि जब दो प्रोविजंस के बीच में कोई कॉन्ट्रडिक्शन है या फिर उन दोनों प्रोविजंस के बीच में कोई क्लैश है तो कोर्ट को जो है उन क्लैश को अवॉइड करना चाहिए और उन प्रोविजंस को इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए ताकि उन दोनों के बीच में सामंजस्य बैठ जाए। और दूसरा प्रिंसिपल ये कहता है कि जब तक कोर्ट जो है अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद भी, अपने पूरे एफर्ट्स के बावजूद भी उन दोनों स्टैट्यूट के बीच में रिकंसाइल फाइंड करने का वे जो है ढूंढने में असमर्थ है, अनेबल है, तो फिर तब तक जो है एक सेक्शन का प्रोविज़न दूसरे सेक्शन के प्रोविज़न को डिफीट नहीं कर सकता। तीसरा प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कोर्ट को ये लगता है कि उन दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजंस के बीच में रिकंसाइल मतलब हार्मोनाइजेशन, सुलह पैदा करवाना इम्पॉसिबल है पूरी तरीके से, तो कोर्ट को जो है इस तरीके से इंटरप्रेट करना चाहिए ताकि उन दोनों का इफेक्ट जो है वो बना रहे, जैसा भी कोर्ट को जो है पॉसिबल लगता है। और फोर्थ प्रिंसिपल ये कहता है कि कोर्ट को अपने माइंड में इंटरप्रेट करते वक्त ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वो उस इंटरप्रिटेशन की वजह से किसी एक प्रोविज़न को रिड्यूस तो नहीं कर रहा या फिर उसे यूजलेस कर रहा है या फिर बिल्कुल डेड कर रहा है, तो फिर वहाँ पर उसे हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन नहीं कहा जाएगा। और पांचवा प्रिंसिपल ये कहता है कि टू हार्मोनाइज इज नॉट टू डिस्ट्रॉय एंड स्टैट्यूटरी प्रोविजन और टू रेंडर इट फ्रूटलेस, मतलब सामंजस्य बिठाना जो है, जो हार्मोनाइजेशन का जो रूल है वो किसी स्टैट्यूटरी प्रोविजन को डिस्ट्रॉय करना नहीं है, ख़त्म करना नहीं है या फिर उसे फ्रूटलेस करना भी नहीं है। हार्मोनाइजेशन का मतलब होता है सामंजस्य बिठाना, ना कि उसे नष्ट करना और ना ही उसे निष्फल करना। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आपके डाउट्स हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। और अगर आप लॉस से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ।